गुड मॉर्निंग हिमाचल, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे सरकारी क्षेत्र में निकली हुई कुछ नौकरियों के बारे में। हिमाचल को लेकर जानेंगे कुछ रोचक बात और कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे करंट अफेयर्स पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरकारी क्षेत्र में निकली भर्तियों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली भर्ती में। IOCL ने बम्पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए गोल्डन चांस है। IOCL ने जूनियर ऑपरेटर के 215, जूनियर अटेंडेंट के 23 और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के 8 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कुल 246 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बहुत करीब है। 23 फरवरी तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की आयु की गणना 31 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। वहीं SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की जो राहत है वो दी जाएगी। इसी के साथ PWD उम्मीदवार जो हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए जर्नल, EWS और OBC उम्मीदवारों को 300 रुपए की फीस देनी होगी, जबकि SC, ST और PWD और ESM से जो संबंध रखते हैं उनके लिए फीस नहीं रखी गई है। उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि सिलेक्ट होने पर जूनियर ऑपरेटर के पद पर उम्मीदवारों को हर महीने 23,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। साथ ही जूनियर अटेंडेंट के पद पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब भी आपका जो सैलरी पैकेज है वो 23,000 से लेकर 78,000 रुपए तक ही रहेगा। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के पद पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 25,000 रुपए से लेकर 1,05,000 रुपए तक आपका जो सैलरी पैकेज है वो रहेगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद स्किल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की कंपनी NBCC लिमिटेड में नौकरी पाने का शानदार मौका मिल रहा है। जर्नल मैनेजर के पद पर यहां भर्तियां निकली हैं। जिन उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अहम एक पद पर भर्ती निकली है। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फुल टाइम आर्किटेक्चर डिग्री होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 50 साल निर्धारित की गई है। NBCC की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले जर्नल, OBC, EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 1,000 रुपए देने होंगे। वहीं SC, ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। NBCC लिमिटेड में जर्नल मैनेजर के लिए सिलेक्शन ग्रुप डिस्कशन के आधार पर, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। और सेलेक्ट होने पर यहाँ पर अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो वो 90,000 से लेकर 2,40,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगी। तो ये एक अच्छा मौका है। सैलरी भी बेहतर है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो 13 मार्च से पहले अप्लाई जरूर करें। इसी के साथ उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से भी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू होगी। अभ्यर्थी जो भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने की लास्ट तारीख 21 मार्च तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 439 पदों को भरा जा रहा है। कैटेगरी के अनुसार अगर हम देखें तो सामान्य वर्ग के लिए 218 पद, अनुसूचित जाति के लिए 112 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 68 पद यहां पर रखे गए हैं। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 पद आरक्षित किए गए हैं। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 11 के अनुसार जो है 67,700 रुपए से लेकर 2,08,700 रुपए तक प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा
भरा जा सकेगा। अन्य किसी भी तरह से अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगी और आप जो है यहाँ पर 1 मार्च से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर योग्यता रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि एक साथ 439 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती हो रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हिमाचल की बात में आज हम जानेंगे सुकेत में 1878 की बगावत के बारे में। 1878 में सुकेत रियासत में प्रजा ने राजा रुद्रसेन और उसके वजीर दुंगल के दमन, तानाशाही और आर्थिक शोषण का घोर विरोध किया। राजा रुद्रसेन ने 4 रुपए प्रति खार अन्न लगान जो है यहाँ पर लगा दिया था। 1 खार अन्न लगभग 16 मन के बराबर होता था। बाद में इस दर को बढ़ाकर 8 रुपए प्रति खार अन्न कर दिया गया। इसी काल में राजा ने भ्रष्ट और आप कह सकते हैं कि जो जनता को बिल्कुल भी नहीं भाता था डुंगल, उसे दोबारा से वजीर बना दिया था। कुछ समय बाद लगान की दर यहाँ पर 16 रुपए प्रति खार कर दी गई। इसके अतिरिक्त लकड़ी, घास और पशुधन पर भी भारी भरकम कर लगाना शुरू कर दिया गया। प्रजा ने राजा से न्याय की मांग की, परंतु यहाँ पर कहा जाता है कि जो राजा थे उस वक्त यानी कि रुद्रसेन, उन्होंने जनता की अपील पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। इससे उस वक्त की जो प्रजा थी वो काफी ज्यादा निराश हो गई। रियासत में एक तरह से अशांति का माहौल पैदा हो गया। प्रजा काफी गुस्से में आना शुरू हो गई थी। इसके बाद कहा जाता है कि शिव सिंह के नेतृत्व में प्रजा ने राजा के विरोध में कई प्रदर्शन शुरू कर दिए और जितना लगान यहाँ पर बढ़ाया गया था, अन्य जो भी कर यहाँ पर लगाए गए थे, उन्हें देने से भी इनकार कर दिया। राजा ने शिव सिंह और कुछ अन्य आंदोलन में जो नेता शामिल थे उन्हें उस वक्त फिर रियासत से निकाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है राजा के खिलाफ माहौल जो है वो काफी ज्यादा खराब यहाँ पर होना शुरू हो गया था। यहाँ पर यह भी चेतावनी दी गई कि जो आंदोलनकारी हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। करसोग क्षेत्र के किसानों ने फिर खुलेआम बगावत कर दी और रियासत के मुंशी परमेश्वरी दास को उस वक्त बंदी बना लिया। रियासत के अन्य इलाकों से भी सरकारी कर्मचारी भागकर सुंदरनगर जा पहुंचे। जनता ने सरकारी आदेशों का पालन करना एक तरह से यहां पर बंद कर दिया था। इस अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए इसके बाद क्या होता है कि जालंधर के जो कमिश्नर थे मिस्टर ट्रिमलेट, वो सुकेत आए। उन्होंने सारे हालात की जांच पड़ताल की। डुंगल वजीर को हटाकर उसके स्थान पर राजा ने फिर राम दितामल को वजीर बना दिया। करसोग और अन्य क्षेत्र के सक्रिय आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया और कमिश्नर ट्रिमलेट के आदेश पर उन्हें कड़ी सजा दी गई। मगर आंदोलन का प्रभाव उसके बाद भी कम नहीं हुआ। विद्रोह की स्थिति में राजा रुद्रसेन लाहौर चले गए। कहा जाता है कि इसके बाद रियासत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने संभाल लिया। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक बार फिर से आंदोलन पर पूरी जांच पड़ताल की। आंदोलन के नेता शिव सिंह को कांगड़ा से वापस बुलाया गया और रियासत का मैनेजर उन्हें नियुक्त कर दिया गया। अब राजा रुद्रसेन के चाचा जगत सिंह को भी उस वक्त स्टेट का मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद कहा जाता है कि 1879 में यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने राजा रुद्रसेन को विस्थापित करके उनके बेटे को राजा घोषित कर दिया। यहाँ पर फिर जिस तरह से मांग चल रही थी, जो जनता की मांग थी कि लगान कम होने चाहिए, उस मांग पर भी विचार किया गया और लगान में कमी ला दी गई। लकड़ी, घास और पशु टैक्स जो भी लगाए गए थे वो तमाम टैक्स हटा दिए गए और बहुत से आंदोलनकारियों को भी जनता की मांग पर रिहा कर दिया गया था। तो ये आंदोलन हुआ था और ये काफी चर्चित आप कह सकते हैं आंदोलन रहा था, क्योंकि अंत में इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जनता की ही एक तरह से जीत हुई थी। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे कुछ करंट अफेयर्स पर। क्या आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में CSIR और नेपाल विज्ञान व प्रविधि विज्ञान प्रतिष्ठान ने 18 फरवरी को ही एक नई दिल्ली में एक समझौता MOU जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये काफी अहम माना जा रहा है दोनों ही देशों के लिए। इसी के साथ 19 फरवरी को ही गार्मिन ने एक्टर और मॉडल रहे मिलिंद सोमन को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आपको बता दें कि गार्मिन की बात की जाए तो अमेरिका की एक स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच बनाने वाली ये एक कंपनी है और काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जुलाई में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसकी मेजबानी ब्राजील करने वाला है और वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और दिल्ली को चौथी
चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की नेता और शालीमार विधानसभा क्षेत्र से, शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो है रेखा गुप्ता, उन्हें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। बीते रोज ही उन्होंने शपथ ली है। आपको यहाँ पर बीजेपी जो है 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी उन्होंने की है। रेखा की बात की जाए तो वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। इनसे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आप से आतिशी सीएम रह चुकी हैं। इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।